रिश्तों को कभी दौलत की निगाह से मत देखना, क्योंकि साथ निभाने वाला इंसान अक्सर गरीब ही होता है। दोस्तों, आज की पहली घटना है बेंगलोर की। बेंगलोर की घटना है दोस्तों, आप ज़रूर सुनिए। और शंकर नाम का लड़का होता है, वो किराए में रहता है। मकान में अपनी पत्नी और 4 साल की बच्ची के साथ रहते थे। उसी दिन शंकर ड्यूटी खत्म करके घर बस से अपने किराए वाले घर की तरफ लौट रहा था। शाम का समय था और हल्की फुल्की धूप भी थी। दोस्तों, ये क्या हो रहा है आजकल के ज़माने में, ये जानना मुश्किल है। आसमान में बची हुई थी। वह एक कंपनी में काम करता था और पूरे दिन थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उस दिन उसकी स्कूटी खराब हो गई थी। सुबह ही वह उसे मैकेनिक के पास छोड़ आया था ताकि मरम्मत हो सके। उससे पहले स्कूटी लेनी थी, फिर वह घर जाना था। दिन भर के काम से बेहद थक चुका था, क्योंकि काम इतना होता था कि वो शाम होते होते थक जाता था। दोस्तों, और दिमाग में कई बातें घूम रही थी। भीड़-भाड़ वाली बस में खड़े-खड़े वह परेशान हो रहा था। काफ़ी देर बाद उसके घर सीट मिली घर के लिए और वह बैठ गया गाड़ी में। उसके बाद दिमाग में पत्नी ममता के ताने का बड़ा हुआ खर्च और स्कूटी की मरम्मत का नया झंझट जो चल रहा था। वह अपने उलझे विचारों में डूब रहा था। दोस्तों, कुछ हुआ अचानक आए एक नए खर्च का हिसाब जो लगा था। इस साल उसने किराए का कमरा लिया और बेटी को अच्छे स्कूल में भी दाखिल किया, एडमिशन किया, जिस पर काफ़ी खर्च हो गया था। ऊपर से पत्नी की फरमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब इस स्कूटी की मरम्मत के लिए खाली जेब थी। कंपनी से कर्ज भी ले चुका था, जिससे किस्तें वह पहले से भर रहा था। तभी आगे बैठी 2 औरतों की बात होती है। दोस्तों, बात उसके कानों में पहुंचने लगी। उसका ध्यान पैसों के हिसाब किताब से हटकर उसकी बातचीत पर टिक गया, क्योंकि दो औरतें बातें कर रही होती है उसके जस्ट आगे वाली सीट में गाड़ी के। बस ने अचानक ब्रेक मारा तो थोड़ा संभल गया, लेकिन दोनों औरतें अपनी बातों में डूबी हुई थी। तुम अपने बच्चे को अकेला छोड़कर गांव गई थी, एक औरत ने पूछा। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने अपनी बड़ी बेटी को अच्छी तरह समझा दिया था। कहाँ था, कहीं इधर उधर मत जाना, ज़रूरत पड़े तो आंटी से मदद मांग लेना। दूसरी औरत ने जवाब दिया। कौन आंटी? पहली औरत ने जिज्ञासा से पूछा। वो हमारी उम्र की है आंटी, तो मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ। नया किराएदार है। पति पत्नी सुबह शाम काम पर चले जाते हैं और उसकी भी एक बेटी है और मेरे बच्चों से अच्छी तरह घुलती मिलती है। दूसरी औरत ने बताया। अरे वो औरत, मैंने उसे कई बार दिन में कमरे में एक मर्द के साथ देखा। पहली बार जब वह आया था तब उसने मुझसे कहा कि उस औरत का पता पूछा। पहली औरत बोली, तुम उससे मिली थी? दूसरी ने कहा, हाँ, उसी दिन पहली बार मिली थी। पूछने पर उसने बताया कि उसका रिश्ता का भाई है। पहली औरत ने कहा, अरे कोई भाई नहीं है, वहीं उसके गांव का कोई जानकार है। छोड़ो ना, हमें दूसरों के बारे में क्या सोचना। एक औरत ने कहा, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में झांकना चाहिए। दूसरी औरत बोली, मैं तो उसके पति को पहचानती भी नहीं हूँ। पहली औरत ने फिर से कहा, मैं भी उससे कभी नहीं देखा। दूसरी औरत ने जवाब दिया। कर को अब शक होने लगा। वह समझ गया कि ये दोनों औरत उसकी ही पड़ोसन है और उसके बारे में बात कर रही है। शायद वो उससे पहचानती नहीं थी, या फिर इसलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि वो उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। लेकिन उसकी बातों से शंकर का मन बेचैन हो गया। यह सुनकर कि उसकी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी के घर में कौन आता है, ये जाहिर सी बात है। दोस्तों, फिर क्या होता है, उसकी पत्नी से कोई मर्द मिलने आता है। उसका दिल और परेशान हो गया। उससे भी वो पहले से टेंशन में था। उसे दूर का कोई भाई समझती थी, लेकिन अब शंकर के मन में शक की गांठ पड़ चुकी थी। बस थोड़ी देर में उसके स्टॉप पर पहुंच गई। वहीं उसने अपनी स्कूटी मरम्मत के लिए छोड़ी थी। बस वहां उतर गया। उस दिन कमरे में लौटने में उसे काफ़ी देर हो गई थी। ममता मुंह फुलाए, यानी कि उसकी पत्नी मुंह फुलाए बैठी थी। उसे देखते ही गुस्से से बोली। दूध, चीनी, सब्जी के खत्म होने से शुरू हुई बात धीरे धीरे बाकी खर्चों पर बहस बदल गई। काफ़ी देर तक दोनों तू मैं चलती रही। आखिर में बात यहाँ पर आकर रुक गई कि मायके चली जाएगी। शंकर के लिए इसका मतलब था कि एक खर्च वह चुपचाप शांत स्वर में कह के चले गया, खामोश रहा। ममता से मिलने आने वाले किसी आदमी के बारे में शंकर की शंका अब तक दूर नहीं हुई थी। घर में भी जो भी बना हुआ था खाना वहीं खाकर सोने चला गया। बिस्तर के पास ही उसने अपनी चादर बिछा ली और शरीर को थका हुआ, लेकिन नींद आंखों से कुछ दूर थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था और एक ही सवाल घूम रहा था कि जब वो घर से बाहर जाता है तो आखिर घर में कौन आता है, क्या हो सकता है
आखिर कौन पुरुष ममता से मिलने आता है, यानी कि पत्नी से मिलना आता है। 28 साल का शंकर बेंगलुरु जिले के गांव का रहने वाला था। उसे करीब 5 साल पहले 24 साल की ममता से प्रेम विवाह किया था। दोनों पति पत्नी थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पास गांव चंदापुर में रहते थे, किराए के मकान में रहते थे। अब दोस्तों, उनकी 4 साल से 5 साल की आसपास की एक बेटी भी थी। घर चलाने के लिए दोनों अलग अलग कंपनियों में काम भी करते थे। पहले कुछ महीनों से शंकर को ममता पर शक था, उसका किसी गैर मर्द से रिश्ता है। बस मैं 2 औरतों की बातचीत सुनने के बाद उसका शक और भी गहरा हो गया। इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। तो इस शक भी क्या क्या करवाता है दोस्तों। ममता के सच का पता लगाने के लिए शंकर ने, यानी कि उसके पति ने, योजना बनाई। उसने पत्नी से कहा कि वह काम पर जा रहा है और रात को घर नहीं लौटेगा, लेकिन वह उसी रात वापस अचानक लौट जाता है। तारीख थी 3 जून। वहां उसने ममता को एक ही कमरे में एक अजनबी मर्द के साथ देख लिया। दोस्तों, उस वक्त मनसा ने, यानी कि ममता ने, उस आदमी को अपना गांव का, मायके का दूर का रिश्तेदार बताया, लेकिन पति कहाँ मानता। दोस्तों, उसके पति को शक गलत साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति कहाँ मानता, उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगले ही दिन गुस्से में ममता अपने मायके चली जाती है। हालांकि सिर्फ 2 से 6 दिन में वापस लौट आती है। अपनी बेटी के साथ वापस लौट आई तो शाम को जब उसका पति ड्यूटी से आता है, और उसे लौट के जब ड्यूटी से आता है तो दोस्तों देखा तो हैरान रह गया। शंकर को लगा था कि ममता अपनी गलती मान लेगी, लेकिन हुआ उल्टा। दोनों फिर से बहस हो गई। ममता अपनी बेटी का हवाला देकर शांत से रहने की बात कहीं और बेटी की कसम भी खाई। जैसे ही उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा, खुद को बेगुनाह साबित करने लगी। दोस्तों, उसका पति का गुस्सा और आसमान चढ़ गया, क्योंकि जब उसके अपने आंखों से नंगे हाथ कमरे में दोनों लड़का लड़की या जो भी गैर मर्द के साथ देखा तो, लेकिन अपनी गलती मानने को कहाँ थी। उसको और उसके ऊपर उल्टा बरसने लगी। उसके पति हाथ में दराती देखकर ममता घबरा गई, लेकिन अगले ही पल में वह अकड़ कर उसके सामने खड़ी हो गई। चिल्लाते हुए बोली, क्या तुम मुझे मार दोगे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमने अपनी मर्जी से शादी करी है। क्या इतने दिन के लिए मैं बेटी तुम्हारे साथ रह रहे हो? ममता की बातें सुनकर शंकर का गुस्सा और काबू से बाहर आ गया। उसके बिना कुछ सोचे समझे ममता की गर्दन पर दराती से मार दिया। कुछ पल में ममता का धड़ फर्श पर गिर गया और सिर दूर लुढ़क गया। शंकर का शक और क्रोध ममता की जान पर भारी पड़ गया। कुछ देर तक वह खड़ा रहकर दराती से टपकते खून को देखता है दोस्तों, और कमरा किसी डरावनी दक्षिण भारतीय फिल्म के दृश्य सा लग रहा था। फर्श पर खून ही खून बिखर गया और एक कोने में सिर। शंकर ने एक नज़र में अपनी बीवी के कटे सिर पर डाली। उसने दराती किनारे फेंका, फिर सिर के लंबे बाल पकड़े और उसे उठाकर एक थैली में रखा। कितना भयानक ये मंजर होगा दोस्तों। और थैली में रख के सर तेजी से बाहर निकल गया। स्कूटी पहले बाहर खड़ी थी, उसी पर वह चल पड़ा। पत्नी की लाश घर में छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद सुरेंद्रनगर थाने, यानी कि पुलिस स्टेशन के टेबल पर रख दिया। धीरे से कहा, साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब यह उसका कटा हुआ सर है। उस समय रात 11 बज चुके थे दोस्तों। थाने में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। पुलिसकर्मी शंकर को हैरानी से घूर रहे थे। हर कोई दंग था कि उसने अपनी पत्नी का सर काटकर खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें अब भी साफ नजर आ रही थी। जरा भी पछतावा दुख उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस अक्सर उसके आत्मसमर्पण के आधार पर हत्या का केस दर्ज तुरंत करती है तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही ममता के घर वालों को भी दुखद खबर दे दी जाती है। अगले दिन यानी कि 7 जून की सुबह ममता की मां थाने पहुंची। पुलिस के शुरुआती जांच से साफ हुआ कि शंकर ने इसकी हत्या की पूरी योजना पहले से ही बना ली थी। वारदात से पहले ही उसने नजदीकी एक दुकान से तेजदार हथियार खरीदा, दराती खरीदा। उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को दुनिया से हटा दूंगा। और जब उसने दुकान से दराती खरीद ली, पूरे इलाके में इस खौफनाक घटना की चर्चा जोरों पर थी। लोग सहमे हुए थे। एक पति ने शक और प्रेम संबंध के चक्कर में अपनी पत्नी का सर काट दिया। चौंकाने वाली बात है तो यह भी खुद कटे हुए सर को थाने लेके चले गया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुरेंद्रनगर थाने की पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर दोबारा जांच की, गहराई से जांच की। वहीं वारदात में इस्तेमाल
दराती बरामद कर ली। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि उसके घर से आए दिन झगड़े की आवाज़ सुनाई जाती थी, लेकिन लोग इसे पति पत्नी की आपसी मामला समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। इस पूरे मामले में बेंगलोर ग्रामीण के मीडिया को विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें जांच किया गया, बहुत से पहलू सामने आई। ये हुआ तो कैसे हुआ? ममता की मां ने पुलिस को बताया कि उसका पति हमेशा उसकी बेटी से लड़ाई झगड़ा करता था, वहीं अक्सर शराब के नशे में गालियां देता था और मारपीट भी करता था। हत्या से 2 दिन पहले ही झगड़ा हुआ था, जिसके बाद ममता मायके थी। उसने अपने पति की हरकतों की बहुत शिकायत की थी, फिर भी उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दी। दोस्तों, पुलिस ने उसके पति से पूछताछ की। दोस्तों, बहुत कुछ किया, पूछताछ करके उसे जेल तो भेज दिया। छोटी बेटी को माँ अपने साथ लगी। आज की दूसरी घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। 25 मई 2025 की शाम का समय था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरकी डैम के पास किनारे बसे गांव बरबट्टी में कुछ लोग घरों के पास बैठे थे। तभी उन्हें डैम की तरफ से किसी छोटे बच्चे की रोने आवाज़ आती है। जब सुनाई देती है आवाज़ तो शुरुआत में लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब रोने की आवाज़ लगातार आती है तो कुछ ग्रामीण परेशान हो गए। उन्हें डैम की ओर चल पड़े कि आखिर ये बच्चा इतनी देर तक से रो रहा है और उसके साथ कोई क्यों नहीं है। जब गांव के लोग डैम के किनारे पहुंचते हैं तो अनोखा दृश्य देखते हैं। दोस्तों, ये दृश्य देख के लोग हक्का पका रहे थे। उन्हें देखा कि सभी दंग रह गए। दोस्तों, वहाँ पर एक 25 साल की युवती जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर पर जगह जगह खून लगा हुआ था। उसके पास 3 से 4 साल की एक बच्ची खड़ी होकर लगातार मम्मी मम्मी करके रो रही थी। दोस्तों, यह नज़ारा किसी को विचलित करने के लिए भी काफ़ी था। उसी समय गांव का एक व्यक्ति आता है। तत्काल पुलिस चौकी में फ़ोन करके इस बात की जानकारी सूचना देता है कि यहाँ ऐसा ऐसा है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। उन्होंने देखा कि युवती बुरी तरह घायल थी और पास में खड़ी बच्ची बदहवास रोए जा रही थी। दोस्तों, बिना समय गंवाए उस महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। दोस्तों, डॉक्टर की टीम तुरंत उसका इलाज शुरू कर देती, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद 27 मई को उसे महिला की मौत भी हो जाती है। दोस्तों, पहले घायल युवती ने पुलिस को अपना नाम कविता गुप्ता, निवासी बलदेव बाग, जबलपुर बताया। ये कैसी कैसी घटना सुनने को मिलेगी। दोस्तों, ने पुलिस को बयान में यह भी बताया कि उस पर हमला उसके पड़ोस में रहने वाले युवक नमन विश्वकर्मा ने किया। कविता की मौत के बाद पुलिस ने तुरंत नमन के भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और 191 के तहत हत्या की मामला दर्ज कर लिया। नमन पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का आयोग था और उस पर कई अपराध भी लगे हुए हैं। मामले में है इसकी तलाश शुरू कर दी। कई दिनों तक छानबीन भी शुरू किया और आखिरकार 1 जून को पुलिस को सूचना मिली कि नमन अपनी बाइक लेके डैम के पास जंगल में आया है, जिससे वह घटना के दिन छापा मारा और सूचना पर पुलिस ने इलाके को घेराबंदी करके नमन को पकड़ लिया। जब चौकी लाकर पूछताछ की तो वह पहले कविता की हत्या से इनकार करता है। वो कहता है, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ और मुझे नहीं पता है। दोस्तों, पुलिस अपना हथकंडा जब अपनाती है तो मोबाइल लोकेशन और घटना वाले दिन के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं, जिसमें वो उठाकर डैम की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहा था। तब वह टूट चुका था। इन पक्के सबूतों को लेकर आखिरकार नमन अपने गुनाह कबूल लेता है और पूरी घटना की सच्चाई पुलिस को बता देता है। पुलिस ने बाद में नमन के पास से चाकू बरामद की, जिससे कविता पर हमला किया था। उसकी बाइक भी कब्जे में ली। कविता गुप्ता बलनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पाव भाजी का ठेला लगाते हैं। सुबह का वक्त ठेले के लिए ज़रूरी सामान तैयार करने में निकल जाता था। फिर शाम होते ही वह सेंटर में ठेला लगाता था और वह रात को ही वापस आता था। कविता गुप्ता एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत, आधुनिक सोच रखने वाली युवती थी। वह जब भी जीन्स टॉप पहनकर बाहर जाती थी तो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये शादीशुदा है और किसी गले मोहल्ले के खोमचे वाली की पत्नी है। लोग उसे देखकर यही सोचते थे कि किसी कॉलेज के स्टूडेंट या ऑफिस में काम करने वाली लड़की है। कविता के पति उसे बेहद प्यार करते थे। आदमी अच्छी आमदनी भी करते थे, मगर कविता को ये बात खटकती थी कि उन्हें पति के साथ वक्त बिताने का मौका बहुत कम मिलता था। दोस्तों,
त्योहारों में, मेलों और शहरों के खास मौके पर जब परिवार साथ घूमने निकलते हैं, तब कविता को अकेले में ही अपनी 3 साल की बेटी को लेकर बाहर जाना पड़ता था। इन खास दिनों में उसका पति अपने काम में और ज़्यादा बिजी रहता था, क्योंकि उसके धंधे की यही सबसे अच्छी कमाई का समय होता था। दोस्तों, 2 साल पहले की बात है। एक दिन कविता अपनी बेटी को लेकर घाट घूमने गई थी। एक घाट, गोरी घाट है, वहाँ घूमने गई थी। घर से बाहर निकली थी तो तभी उसके पड़ोस में रहने वाला युवक नमन के साथ बाइक पर पीछे से आया। मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते भाभी जी, कहाँ जा रहे हो आप? इस कविता को जानती थी, इसलिए हल्के से मुस्कुरा कर बोली, ग्वारी घाट जा रही हूँ। बेटी के साथ नमन तुरंत बोला, अरे मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, चलिए छोड़ देता हूँ आपको। कविता को इसमें कोई बुराई नहीं लगी, क्योंकि नमन पर भरोसा था, पड़ोस का था। बेटी को गोद में लिए वो आराम से बाइक पर बैठ गई और ग्वारी घाट पहुँचने पर कविता ने नमन से कहा, धन्यवाद। मगर नमन मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, धन्यवाद मत दीजिए, और ये चलते रहता है। आप हमारी भाभी हो और हम तो अपनी भाभीयों का मदद करना अच्छी बात है। मैं फिर मिलूंगा यहीं, फिर घर छोड़ दूंगा, धन्यवाद मत कहिए। यह कहकर कविता की प्रतिक्रिया पर इंतजार किए बिना चला गया। 2 घंटे बाद जब कविता बेटी के साथ वहीं पर खड़ी थी, नमन सच में आ गया। उसने कविता को बाइक पर बिठाया और उससे उसके घर छोड़ दिया। रास्ते में जाते जाते उनसे कविता को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, जब भी आपको कोई काम पड़े तो मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको हर वक्त आपका इंतज़ार करूँगा और मैं आ जाऊँगा। कहीं भी जाना हो कॉल कर देना, मदद के लिए मुझे खुशी होगी। कविता ने घर जाकर उसका नंबर सेव तो कर लिया, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर नमन उसके लिए इतना फिक्रमंद क्यों है। यह सोचते हुए वो चुपचाप ना सही लगभग 1 घंटे बाद उसने नमन को कॉल कर लिया और बोली, आज के मदद के लिए धन्यवाद। फिर दोस्तों, लेकिन एक बात पूछो, आप इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? कोई खास वजह क्या? नमन थोड़ी देर चुप रहा, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, अरे भाभी जी, कोई खास कारण नहीं है, बस मैं जानता हूँ कि भैया बहुत बिजी रहते हैं। ऐसे में जब आपको अकेले परेशान होते हैं देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। कविता जो बातों का जवाब देने में तेज थी, तुरंत बोल पड़ी, अच्छा नहीं लगता? यह अच्छा न लगने का कोई खास कारण होगा, यही तो मैं नहीं जानता। नमन, थोड़ा सच तो ये वक्त आने पर बताऊंगा, फिलहाल तो इसे पड़ोसी धर्म समझिए। कविता मुस्कुरा दी और कविता को नमन का जवाब अच्छा लगा और उसके बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती है। बातचीत के दौरान कविता कई मामले दर्ज है। यह सुनकर कविता को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने मन में बिना कुछ समझा नमन को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेगी। उसे विश्वास था कि नमन उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि अब उसके बीच एक दोस्ताना रिश्ता बन चुका था। कुछ दिनों बाद कविता ने एक दिन नमन से कहा, नमन, मैंने सुना है तुम्हारे ऊपर कई मामले दर्ज है, तुम लड़ते क्यों हो? दोस्तों, कहते हैं किसी को समझाना भी आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा जुर्म है। मेरी बात मानो, आज से तुम अच्छे इंसान बन जाओ। नमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाभी जी, अच्छा तो मैं हुई, लेकिन किसके लिए कोई ऐसा होना चाहिए जिसके लिए मैं खुद बदलूं? कविता ने जवाब दिया, मेरे लिए बदल जाओ। सोचा कि आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। यह सुनकर नमन बहुत खुश हो गया और बोला, फिर एक शर्त है, आपको मेरे साथ भेड़ाघाट चलकर कॉफ़ी पानी पीनी होगी। कविता मान लिया और घूमने निकल पड़े और शाम तक का समय था। नमन ने कविता को उसके घर तक छोड़ा। उस दिन कविता बहुत खुश थी, क्योंकि उसे ऐसा कोई मिल गया था जिसे वो साथ देना चाहता था। उसके साथ घूमने फिरने का शौक में रुचि रखता था। धीरे धीरे यह सिलसिला रोज का हो गया। दोनों अक्सर घूमते फिरते थे, बातें करते थे। 2 महीनों में ही वो दोनों करीब आ चुके थे। उनके बीच पति पत्नी जैसा संबंध भी बन गया था। सारे संबंध बनाते थे, जब भी मौका मिलता था उसके साथ सारे संबंध बनता था उनका। यह सब पहले से सोचा नहीं था, बस सब कुछ अचानक हो गया। लेकिन जब यह रिश्ता गहराता गया तो कविता को भी इसमें अपमान महसूस होने लगा। वह नमन के साथ अकेले समय बिताने लगे और बीच बीच में उसे समझाती रहती कि लड़ाई झगड़े से दूर रहो। उधर नमन इस रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर हो गया। वह अब कविता से शादी करने के सपने देखने लगा। 1 साल के रिश्ते के बाद उसने एक दिन कविता से कह दिया कि अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। कविता यह सुनकर हैरान रह गई। उसने सीधे मना कर दिया, बल्कि उसे टालने के लिए कहा, मुझे सोचने का समय दो। इस दौरान एक दिन कविता किसी शादी समारोह में गई थी। उसी समय नमन ने उसे फ़ोन कर लिया, लेकिन समारोह में कुछ कारण कविता कॉल नहीं उठा पाई और नमन को यह बात बहुत बुरी लगी। वह सीधे कविता के घर पहुंच गया। उस समय कविता के पति पुनीत गुप्ता घर पर थे। दोस्तों, नमन ने उस कविता के बारे में पूछा और बातों बातों में दोनों के बीच बहस हो गई और वो झगड़े में बदल गई। नमन ने पुनीत के साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ भी कर दी। जब कविता घर लौटी तो पुनीत की सारी बात बता रही। यह सुनकर कविता को एहसास हुआ कि कोई भी इंसान पूरी तरह नहीं बदल सकता। उसने तय किया कि अब वह नमन से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। उसने नमन से बात करना बंद कर दिया। दोस्तों, कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई। नमन को यह बात बहुत बुरी लगी।
वह नाराज हो गया और नमन को ठान लिया कि वह आखिरी फैसला करेगा। 25 मई 2025 को कविता के घर पहुंचा। उस समय पुनीत घर पर नहीं था। नमन के कविता से कहा कि वह आखिरी बार बात करना चाहता है। उसे पलस बाइक पर बिठाकर डैम के पास पहुंचा और गांव ले गया। वहां उसने शादी की बात दोहराई और कहा कि पति को छोड़कर उसके साथ भाग चले। कविता ने साफ मना कर दिया। तभी नमन को गुस्से से भड़क गया और जैसे उसने जेब में बटन वाला चाकू निकाला और कविता पर तोड़फोड़ कई वार की। जब वह उसने मारा समझा तो वहीं से भाग गए। जाते जाते वक्त बाइक को रनपुर घाटी के जंगल में छिपाकर बस से सिवानी और फिर रामपुर चला गया। दोनों दिन में जब अपनी बाइक लेने लौटा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने सारी बातें कबूल ली। उसकी निशानदेही पर बाइक बरामद भी कर ली। उसके बाद कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को जागरूक करना है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको हमारी ये घटना स्टोरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक बढ़ाना है, आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी विचार क्या है, कृपया करके बताइए। दोस्तों आज एक छोटी सी आजकल के ज़माने में मतलबी दुनिया है। पता नहीं आदमी किस भेष में, किस रूप में, अपना किस बात में करवाता है, उसके बाद अपने प्यार के जाल में फंसा देता है। ये कुछ नहीं कर सकते किसी से। ये आज इसके साथ बहुत बड़ा, उसके साथ बाइक में नहीं बैठती, नंबर से बातचीत नहीं होती, तो यहाँ से बात नहीं पहुँच पाती। दोस्तों घटना यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप अपनों का ख्याल करें दोस्तों। आपका ज़िंदगी मूल्यवान है दोस्तों, उसके लिए हम किसी से ना उलझें, न किसी से ज़्यादा बात करें। जो अपने पास है उसी में खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। दोस्तों हमारी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों, बाय।